तो है गाइस, मैं विमल सिंह, आई एम स्टार्टिंग विद वीडियो। और आज इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का कंटेंट लेके आ गया हूं आप सबके लिए वाईएसआर एकेडमी चैनल पर। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक को बहुत ही बारीकी से सीखना चाहेंगे, अगर आप 12th के बच्चे हो, तो आपको ये वीडियो काफी ज्यादा काम करने वाला है, आपके लिए काफी ज्यादा हद तक आपके लिए वैल्यूबल होने वाला है और बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल कंटेंट रिकॉर्ड करेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर कुछ भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट आता है, तो यार आपको कमेंट सेक्शन में बताते रहना है। उसके हिसाब से हम उसको इंप्रूव करते रहेंगे, इंप्रूवेशन लाते रहेंगे, आपके हिसाब से चेंजेस लाते रहेंगे। आने वाले टाइम में हमारी क्वेश्चन की सीरीज आएगी, पीवाईक्यूज के बारे में बात करेंगे, तो बहुत सारी धीरे धीरे बातें होंगी, बहुत सारे वीडियोस आने वाले आने वाले टाइम में। ये साल अगर आप वो बच्चे हो जो नेक्स्ट ईयर सीटी देने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि इस चैनल पे बोर्ड प्लस सीटी की पूरी बातें होंगी, छोटी छोटी वीडियोस में होंगी, प्लेलिस्ट बन जाएगी, उसको सर्च करोगे पूरी की पूरी वीडियोस मिल जाएंगी, सीक्वेंस में मिलेगी, बहुत ज्यादा मजेदार तरीके से। बहुत सारे टीचर हैं, अच्छा खासा टीम है और बेहतर कंटेंट लेके आने वाले हैं आपके लिए। अभी तो शुरुआत है, आने वाले टाइम में बहुत कुछ आने वाला है। तो लेट्स हैव अ लुक, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यार जहां तक मुझे पता है, अब जो बच्चा 11th में आया है, मेरे हिसाब से जो बच्चा 11th में था, 11th में उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा और उसने 11th में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा और फिर 12th में पढ़ने के लिए आया है, तो उसको तो समझ में आ जाएगा। भाई साहब, जो बच्चे ने 11th में पूरा पढ़ लिया, उसको तो 12th में सब कुछ आ जाएगा, जाहिर सी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर होता क्या है कि अक्सर 11th में मेजोरिटी ऑफ बच्चे पढ़ते ही नहीं है, प्रॉब्लम तो यही है। और फिर वो चाहते हैं कि भाई 12th का सारी चीजें अपने आप अपने को समझ में आ जाए, तो ऐसा कुछ भी होता नहीं है। तुम्हें लगे रहना पड़ता है यार, बारीकी से तुम्हें लगे रहना पड़ता है पूरी तरीके से। तो क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि ये जो 12th का पार्ट है, यहाँ पे तुम्हारे स्टेट बोर्ड की बुक में थोड़ी सी एक मिस्टेक है, बस और कुछ नहीं। प्रिंटिंग में मिस्टेक है, कंटेंट तगड़ा है। तो कंटेंट एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2-3-4-5% का डिफरेंस होगा, अदरवाइज ज्यादा नहीं है। हाँ, क्वेश्चन के लेवल के थोड़े डिफरेंस हो सकते हैं, लेवल थोड़ा सा एनसीईआरटी का वो अपना मेंटेन रखता है क्वेश्चन का, स्टेट बोर्ड थोड़ा सा, बट कंटेंट वाइज कॉन्सेप्ट वाइज अभी दिक्कत नहीं है। तुझे एक एग्जांपल देता हूँ, एक काम कर, तू एनसीईआरटी का लॉज ऑफ मोशन देखना और 11th का स्टेट बोर्ड का लॉज ऑफ मोशन देखना, तुम्हें पता लग जाएगा लेवल किसका ज्यादा है। स्टेट बोर्ड का ज्यादा है यहाँ पर प्रिंटिंग थोड़ी सी स्टेट बोर्ड कर देता है। एनसीईआरटी क्या करता है, 11th में पूरा का पूरा क्लासिकल पढ़ाएगा, 12th में पूरा का पूरा मॉडर्न पढ़ाता है। पर हालांकि एक अच्छी बात है, उसका अपना एक अलग एडवांटेज, एक अलग बात है, एक अलग मजे वाली बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर उसी के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे उनकी प्रिंटिंग अच्छी होती है, सीक्वेंस वाली चीज़ें जो होती हैं वो अच्छी होती है, बट मॉडर्न पूरा का पूरा 12th में डाल देते हैं, जो एक अच्छी बात मेरे को लगती है। बट 12th में स्टेट बोर्ड में 11th 12th स्टेट बोर्ड में क्या होता है, वो क्या करते हैं, मिक्सिंग कर देते हैं, आधा क्लासिकल आधा मॉडर्न, ये सारी चीज़ें। तो अब होता क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ। एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड जो होता है क्या करता है, देख लो, ये वीडियो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बात समझ लो। एनसीईआरटी के 12th स्टैंडर्ड में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, उसमें क्या होता है, वो 2 चैप्टर बनाते हैं और एक ही बार में पढ़ाएंगे भाई, एक ही साल में पढ़ा देंगे। 12वीं में 12वीं ही, एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यार क्या तुझे समझ में आ रहा है कि यार मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये सारी बातें तेरे लिए जानना जरूरी है भाई, तभी तो समझ में आएगा ना कि यार किस माइंडसेट के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। ये समझाने के लिए थोड़ा सा 2 मिनट और दे दे यार, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ऐसे 2 पार्ट में ये चैप्टर को बनाया जाता है। पर स्टेट बोर्ड क्या करता है, स्टेट बोर्ड क्या बोलता है, मैं नाम रखूंगा इस चैप्टर का नाम 11th में रखूंगा इलेक्ट्रो स्टैटिक, 12th में भी रखूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। बट होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सर क्या प्रॉब्लम है, आप क्या बताना चाहते हो? जब बच्चा एनसीईआरटी से पढ़ेगा इसी चैप्टर को, तो एक चैप्टर के बाद 12th स्टैंडर्ड में ही दूसरा भी पढ़ लेगा तुरंत, तो वहां पे गैप आता नहीं है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस जो पढ़ाया गया, वो 11th का पार्ट है तुम्हारा, स्टेट बोर्ड के हिसाब से वो पार्ट 11th में आता है, इस बात को याद रखो। जो यहाँ पे पार्ट 2 है, वो पार्ट पूरा का पूरा 12th स्टेट बोर्ड में आता है। पर इसमें जब ये पढ़ोगे दोनों, तो गैप नहीं होता है एनसीईआरटी के बच्चों में। स्टेट बोर्ड के बच्चों में क्या होता है, स्टेट बोर्ड के बच्चों में होता है कि जब ये
इसमें छुट्टी हो जाता है, इसमें गैप हो जाता है। हो सकता है कि जिस क्लास में वो पढ़ रहा होगा उसको स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया हो, या फिर मिडल में नवंबर दिसंबर में पढ़ा दिया हो। अब उसका मई में क्लास स्टार्ट हो गया, इतने महीने के गैप की वजह से वो सारी चीजें 11th की भूल चुका होता है। इस वजह से जब भी 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ो तो तुझे 11th की आनी चाहिए। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, समझो बात को बारीकी से। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक तुम्हारा गॉस थ्योरम पे खत्म होता है। अरे हाँ ना तो बोल यार, तुझे समझा कि नहीं? 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक कहां पे खत्म होता है? गॉस थ्योरम पे खत्म होता है। गॉस थ्योरम पे खत्म होता है और इसका एप्लीकेशन से स्टार्ट होता है चैप्टर 12th में। तो बिना ये पढ़े ये आने वाला नहीं है, नहीं है, इस बात को याद रखो। इसलिए आज के लेक्चर में क्या होगा, आज के लेक्चर में क्या होगा ध्यान दो। आज के लेक्चर में पूरा का पूरा 11th इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवाइज, पूरा 11th इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवाइज हो जाएगा। फिर पूरा का पूरा रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। थोड़ा अलग कलर के पेन से लिखो सर, डिजिटल बोर्ड है, एक ही पेन से लिख रहे हो आप, पागल हो क्या सर? नहीं भाई, बस थोड़ा सा सीख रहा हूँ चीज़ों को। येलो से लिखने की कोशिश करता हूँ, मुझे येलो में मज़ा आता है। आई होप येलो दिख रहा है स्क्रीन पे, हाँ विजिबल है भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से भी येलो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि वैसे टॉपिक तो बहुत सारा है आने वाले, हो सकता है कि ये पार्ट 1 पार्ट 2 में बने, हो सकता है कि ये वीडियो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखने को मिल जाए, पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखने को मिल जाए। शायद से कंटेंट जो अपने पास ज़्यादा है, कंटेंट ज़्यादा होने के कारण अपने पास क्या होगा कि हो सकता है कि अपलोड 35-40 मिनट के सेक्शन में हो, हालांकि 1.5 घंटे का कंटेंट है। क्या क्या रिवाइज करूँगा मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। और अगर मैं ध्यान से समझने जाऊँ तो तुम बारीकी से ध्यान दोगे तो सर टॉपिक बहुत ज़्यादा है 11th के, तो क्या पूरा का पूरा सिखाओगे सर? पागल हो क्या सर आप? नहीं भाई, सिर्फ वो टॉपिक सिखाऊंगा जो 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक को सिखाने में मजा करेगा, मजा देगा और कनेक्ट हो जाएगा। 12th को सीखने के लिए, समझने के लिए 11th का कितना हिस्सा आना चाहिए ये मुझे पता है। क्या क्या टॉपिक सीखेंगे सुन लो ध्यान से। सबसे पहले तो भाई बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जाहिर सी बात है बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पूरी की पूरी बात लिखेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, चार्ज के बारे में पूरी बातें पढ़ेंगे, ठीक है। ये उतना नहीं दिख रहा है मुझे लग रहा है। चार्ज दूसरा पढ़ लेंगे, चार्ज के बारे में बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पढ़ लेंगे कूलम्ब्स लॉ पढ़ लेंगे, कूलम्ब्स लॉ पढ़ लेंगे। उसके बाद कूलम्ब्स लॉ के बाद क्या कर लेंगे हम लोग, थोड़ा वेक्टर फॉर्म देख लेंगे उसका, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब लॉ, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब लॉ देख लेंगे, उसका फॉर्मूला देख लेंगे। और उसके बाद हम लोग देख लेंगे चार्ज हो गया, कूलम्ब्स लॉ हो गया, वेक्टर हो गया। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे थोड़ी सी लाइन ऑफ फोर्स के बारे में। लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे, हो सकता है पार्ट 2 में डाल दें सर कट करके, बाकी रिकॉर्डिंग तो एक ही बार में होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियो 2 पार्ट में मिल सकता है आपको। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूरी बातें कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलम्ब्स लॉ के बाद ये सब सीखने के बाद एक लाइन ऑफ फोर्स से पहले एक टॉपिक होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ये इसको इधर नीचे लेके आ जाओ, इसको इधर ऊपर लेके आ जाओ, ये लाइन ऑफ फोर्स पहले सीखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में सीखेंगे। इसके बाद ये इधर, हो ठीक है। तो भाई साहब ये सीक्वेंस में हो गया, बट ये सीखने के बाद एक चीज और जरूरी है, एक चीज और जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। मैं येलो से लिख देता हूं, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
ये दो टॉपिक सीखना जरूरी है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन ऑफ फोर्स, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम लोग सीख लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यार तुझे समझ में आ रहा है कि नहीं यार? इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीख लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीखने के बाद भाई गॉस थ्योरम में जो था फॉर्मूला, भाई थ्योरम बताने की भी जरूरत नहीं, पर मैं बताऊंगा, सारी बातें करूंगा, उसके फॉर्मूले, फिर उसके एप्लीकेशन जो होगा अब यहीं से। इसके बाद में ऐसा नहीं कि 11th में और टॉपिक नहीं है, 11th के में उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, और फिर उस डाइपोल पे अलग अलग केसेस पे इक्वेटर पे और पोल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम लोग निकालते हो, वो सारी चीजें डाइपोल के पोल पे और इक्वेटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हो, ये सब की जरूरत। पर तुझे कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि फ्लक्स होता क्या, ये सारी बातें पता होनी चाहिए, तभी जाके 12th का समझेगा, अदरवाइज समझ में आने वाला नहीं है। गॉस थ्योरम हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, ठीक है, बस इतना ही। उसके बाद स्टार्ट ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, 12th के गॉस के एप्लीकेशन से, गॉस के एप्लीकेशन से स्टार्ट कर लेंगे। आ रही बात समझ में? चल आगे चले। तो इस स्लाइड से इन बातों से हम लोग को ये बातें पता लग जानी चाहिए भाई साहब। हम लोगों ने क्या क्या देखा, बस और सिर्फ इंट्रो वाली बात चली, क्या डिफरेंस होता है, ये सारी बातें करी, ठीक है। तो चलते काम पे लगते हैं। अब यहाँ पे से शुरू करते हैं, यहाँ से सारी बातें शुरू करने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे। चार्ज के ऊपर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक चार्ज। वैसे डेफिनेशन के हिसाब से अगर चार्ज के बारे में बताऊं, देख एक तरीके से इंट्रो है तो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, बट हाँ मैं पूरी बातें करूंगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बोलूंगा यार, तो बारीकी से ध्यान देना। अब ये जो चार्ज है, चार्ज कहीं ना कहीं क्या होता है, दैट इज इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब इंट्रिंसिक मतलब क्या हो गया, इंट्रिंसिक मतलब हो गया इंटरनल, उसके अंदर की बात। इंट्रिंसिक एक प्रॉपर थोड़ा साइंटिफिक वर्ड लग जाता है, थोड़ा फिजिक्स वाली वर्ड, थोड़ा वाइब देता है बस, और कुछ नहीं, मीनिंग तो उसका इंटरनल ही है, ठीक है। तो बारीकी से ध्यान दे। अगर वैसे सिंबल के हिसाब से चार्ज जो है वो क्या है, क्यू है, क्यू ले ले या फिर कैपिटल क्यू ले ले। और यूनिट के हिसाब से क्या हो जाएगा बताओ, यूनिट के हिसाब से हो जाएगा कोलम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोलम साहब ने ढूंढा था, ऐसा माना जाता है, मजाक कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, अपने को क्या पता। पर अगर तुम बारीकी से ध्यान दो तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कोलम होती है, ठीक है। ये बात अपने को पता होनी चाहिए और ये तुम्हें पता भी है। डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं तुझे बोलना चाहूं तो इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, मैं ये सब लिखने वाला नहीं हूं, पर तुझे सारी बातें पता होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि डेफिनेशन के हिसाब से मैंने बोला कि यार चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो मैटर के अंदर अगर जाओगे तो क्या मिलेगा, सॉलिड लिक्विड गैस मिलेगा, गैस के अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा, सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा, एटम्स मिलेंगे, एटम्स के अंदर जाओगे तो क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके बारे में एक टेबल बनाता हूं, 3 बॉडी मिलेंगी। मैटर के अंदर की बात हो रही है, मैटर के अंदर गया तो 3 बॉडी मिली, एटम के अंदर, अरे हाँ ना तो बोल यार, मैटर के अंदर जब गया तो सॉलिड लिक्विड गैस मिला, सॉलिड लिक्विड गैस के बाद तुझे समझ में आ रहा है कि नहीं यार, तुझे फील हो रहा है कि नहीं, फील होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैटर के अंदर गए तो एटम मिला, एटम के अंदर जब गए तो क्या मिल गया, लिक्विड, सॉलिड, एटम्स मिल गए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन मिल गया, ठीक है। तो ध्यान देना, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, दैट इज मैटर के अंदर क्या मिल जाता है अपने को, एटम्स। एटम्स के अंदर अपने को 3 बॉडी मिले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसका एक टेबल ध्यान दे लो। अब ये बॉडी है तो इसके पास मास भी होगा और इसके पास चार्ज भी होगा, हाँ ना तो बोले यार, तुझे समझ में आ रहा है कि नहीं यार, तुझे समझ में आना चाहिए, सब कुछ फील होना चाहिए। यहाँ पे जाकर के हम लोग इसको व्हाइट से बना देते हैं, ये वाला सेक्शन। अगर ध्यान से समझो बॉडी, अब बॉडी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर का जो मास होता है वो क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर का मास, इलेक्ट्रॉन के ऊपर का मास, बात समझिए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर का मास, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन को सफिक्स में लिखते हैं, इसको आगे लिखते हैं, ठीक है, एम के सफिक्स में इसको लिखते हैं। थोड़ा छोटा लिख देता हूँ यार, और क्या,
पेन पे आ जाओ अभी। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर का जो मास होता है वो होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, और प्रोटॉन के ऊपर का जो मास होता है मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज 1.672 इंटू 10⁻27। ठीक है, ध्यान से सुनो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसके ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर का जो चार्ज है वो क्या है? नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन के ऊपर का जो चार्ज है क्या है? वो पॉजिटिव चार्ज है। अगर ध्यान से समझो तो इन्हीं चार्ज का जो सिंबल होता है वो होता है -q, और इसी चार्ज का सिंबल होता है +q, और चार्ज के दो टाइप यहां से निकल के आते हैं। तुझे पता होना चाहिए ये बात माय डियर फ्रेंड कि चार्ज के जो दो टाइप निकल के आए हैं दैट इज -q और +q। अगर तू बारीकी से ध्यान दे तो जो -q होता है वो चार्ज किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास है। तो इलेक्ट्रॉन क्या मूव हो सकता है एटम के बाहर? एटम के बाहर आ सकता है कि नहीं यार? इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है, नाच सकता है, डांस कर सकता है, भाग सकता है, दौड़ सकता है। हाँ ना? तो बोल यार, तुझे समझ में आ रहा है कि नहीं? मूव हो सकता है। तो मूव होने वाला जो चार्ज है वो कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन के पास हो। इलेक्ट्रॉन के पास कौन है? इलेक्ट्रॉन के पास कौन है? -q, कैन मूव। यार प्रोटॉन वाला चार्ज कहां पर है बता? प्रोटॉन वाला चार्ज कहां पर है? प्रोटॉन वाला चार्ज +q कहां पर है? प्रोटॉन के पास। यार प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर निकलता है क्या यार? नहीं, प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर निकलने वाला नहीं है। तो इट मींस कि पॉजिटिव जो चार्ज होगा वो कांट मूव। कांट मूव, नेवर मूव लिख दे। वो बात अलग है कि सेमीकंडक्टर में एक टॉपिक आएगा, उस टॉपिक का नाम होता है पीएन जंक्शन डायोड, और सेमीकंडक्टर जब पढ़ोगे तो वहां पे ऐसा फील कराया जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है। जब सेमीकंडक्टर पढ़ोगे, कंसेप्ट ऑफ होल्स करके एक टॉपिक आता है सेमीकंडक्टर में, जहां पे तुम्हें फील होगा कि यार पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ वहां दौड़ रहा है, बट एक्चुअल में दौड़ रहा होता नहीं है। ऐसा फीलिंग होगा बस, और कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट। तुझे समझा कि नहीं यार? हाँ ना? तो बोल। तुझे पीपीटी मिल जाएगी, ये सब डिस्क्रिप्शन में शायद से इसका जो पीडीएफ होगा मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है? वहां से डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। न्यूट्रॉन के पास क्या है? 0 चार्ज। अरे यार राइटिंग क्यों नहीं बन रही यार आज मेरी? 0। अरे चलो इस पार्ट को कट कर देंगे, एडिट कर देंगे, एडिट कर देना सर आप। 0 चार्ज, हरी बात समझ में? 0 चार्ज, या फिर न्यूट्रल बॉडी बोल दो, या फिर नो चार्ज बोल दो, कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर आपने सबका तो बताया पर न्यूट्रॉन के मासेस के बारे में बात नहीं करी। तो भाई साहब इसके बारे में दो बात बोली जाती है, फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन को मास ऑफ प्रोटॉन ले लो, या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन को 1 ले लो। ये गूगल बाबा दो आंसर बताते हैं। इट इज गॉड बाय द गूगल। आ रही बात समझ में? क्या कोई दिक्कत वाली बात है? हाँ ना? तो बोल यार। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। सर आपने ये बता दिया, अब थोड़े से चार्ज के बारे में बात करते हैं, थोड़ा बहुत और बेहतरीन तरीके से। अभी तक टच नहीं मिला तुम्हें, थोड़ा फील नहीं हो रहा होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं कि सर हम ऐसा कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वो माइनस है, उससे हम लिख सकते हैं e⁻⁻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 ⁻
माइनस क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है बताओ यार, इस क्यू की वैल्यू तो होगी भाई, अगर ई के पावर ई के इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है उसको माइनस क्यू बोलेंगे तो कितना चार्ज है, तुझे पता तो होना चाहिए भाई साहब, कि अगर तुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो कितना पता तो होना चाहिए यार। हाँ ना तो बोले यार, तुझे समझा कि नहीं, बारीकी से बात को समझना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस, यहां पर जो है बात बारीकी समझना, इसका मैग्नीट्यूड, और प्रोटॉन के ऊपर क्या है बताओ, प्रोटॉन के ऊपर P प्लस है तो इसको P रेस टू प्लस क्यू लिख सकते हैं, फिर P रेस टू, इसके पास जो भी वैल्यू होगी वो माइनस में और प्लस में होगी, पर वो वैल्यू क्या है बताओ ध्यान से, वो वैल्यू क्या है, तो भाई साहब जो वैल्यू होती है हमें पता है कि जो Q की वैल्यू होगी मॉड ऑफ Q, तो ऐसे लिख देता हूं, Q इज इक्वल टू मॉड ऑफ प्लस Q इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम।
मतलब सर आप बताना चाहते हो क्यू की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, पर उसकी वैल्यू कितनी होती है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। अरे हाँ ना तो बोले यार तुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, फील हो रहा है कि नहीं यार, तुझे फील होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पक्का ध्यान से बारीकी समझना। तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई प्लस क्यू माइनस क्यू और 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इट मीन सर आप ये कहना चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर का जो चार्ज है उसके पास कितना चार्ज है, उसके पास है चार्ज, उसके पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। प्रोटॉन के पास कितना है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और प्लस क्यू और ये जो तो प्लस क्यू होता है ये ऐसे हो जाएगा माइनस क्यू ये। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है जो बुक में लिखा हुआ नहीं होता, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं e⁻⁻, चार्ज का सिंबल क्यू क्यू होता है। तो ये एक्चुअल में होता है कि यार इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसी को क्यू बोलते हैं, सिंबल इलेक्ट्रॉन का नहीं बदलेगा ना भाई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो माइनस चार्ज है वही उसी को क्यू बोला जाता है। तो माइनस क्यू प्लस क्यू, वहां से अपने को दो चार्जेस मिले थे कि भाई दो चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। अब उसके बाद अगर तुम बारीकी से ध्यान दो तो आई होप तुम्हें सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब एक सवाल पूछता हूँ तुम लोग से, ठीक है। अब एक सवाल पूछा जाएगा, दैट इज सवाल इस तरीके का रहेगा कि भाई साहब एक बात बताओ, एक सवाल है, चार ऑप्शन देता हूं, 1 कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन से बड़ा है। एक काम करता हूं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूं, चल क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि एक कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन से बड़ा होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक कूलम से बड़ा होता है, एंड एक इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है एक कूलम के, एंड लास्ट दे दिया नन ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। तो स्टार्ट करें फिर से, चलो। तो भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन, हमने चार सवाल पूछ लिए कि एक कूलम एक इलेक्ट्रॉन से बड़ा है, फिर एक इलेक्ट्रॉन एक कूलम से बड़ा है, फिर एक इलेक्ट्रॉन एक कूलम के बराबर होता है, और नन ऑफ अबव। तो ये सारी बातें तुझे पता होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब। चलो बारीकी समझने की कोशिश करते हैं, बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। देखो तुम्हें बचपन में एक बात पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके पास कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम का चार्ज होता है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो इस वैल्यू को देख करके अगर तुम इसको सॉल्व करना चाहो, जैसे तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है, देख तुझे मैं सवाल मेरा सुन ले, मैं ये पूछ रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन के बारे में मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम का चार्ज रखता है, तो वैसे ही एक कूलम का चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन रखता है। सवाल समझा कि नहीं यार तुझे, मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना छोटा सा चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁹, बहुत ही छोटा चार्ज होता है, तुझे समझ में आ रहा है कि नहीं यार, बहुत छोटा चार्ज होता है, ठीक है। पर एक कूलम चार्ज के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक कूलम चार्ज के पास कितना इलेक्ट्रॉन है ये बता। और अगर ये पता लग जाए तो दोनों की वैल्यू में कंपेयर करके तो बता सकता है, अरे हाँ ना तो बोल यार, दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। चलो तो भाई साहब क्या सवाल रहेगा अपना, देख लो ध्यान से देख लो। ठीक है चलो, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर तुम ध्यान से इसको सॉल्व करना चाहो, एक काम करता हूं मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूं, शिफ्ट कर देता हूं तो सर ओके वैसा हो जाता है क्या, मैं इसको थोड़ा ऊपर रख देता हूं, सवाल मैंने ऊपर पूछ लिया एंड फिर मैंने ये सवाल मैं इसको थोड़ा नीचे रख लेता हूं, मैंने ये जवाब को, ठीक है आ रही बात समझ में, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहे, देखना मेरा सवाल फिर से सुन लेना, मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन के पास, भाई दोनों में कंपेयर करना, दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितने चार्ज होते हैं, पर एक कूलम चार्ज के पास कितना इलेक्ट्रॉन है ये बातें भी पता होनी चाहिए। तो भाई साहब ये कैसे पता लगेगा, ध्यान से बारीकी समझने की कोशिश करना। अगर तुम इसी वैल्यू को ध्यान दो और अगर फोकस करके देखो, तो अगर इस वाली वैल्यू मुझे 1 कॉलम लेफ्ट साइड में चाहिए, तो इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/1/1.6
इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 1 कूलम, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे कूलम। तो एक कूलम के इक्वल में एक वैल्यू लेकर के आ गया, उसको सॉल्व करते हैं। जब इसको मैं बता देता हूँ पहले से बताना चाहूँगा इसको आपको कि अगर जैसे इसको सॉल्व करोगे वैसे ही ये वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 कूलम, मतलब 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऐसा होता है। क्या तुझे बात समझ में आ रही है यार? एक बात समझ, अगर मैं ये कहूं इस वैल्यू को ध्यान दूं, ध्यान समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, इस वैल्यू को ध्यान दूं, इसका मतलब ये होता है कि कंडक्टर में जब एक इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो इसका मतलब ये होता है कि कंडक्टर में बहुत ही छोटा चार्ज दौड़ रहा है, बहुत ही छोटा चार्ज दौड़ रहा है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पर जब मैं ये कहूंगा, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं, जब मैं ये कहूंगा कि कंडक्टर में एक कूलम का चार्ज दौड़ रहा है, एक कूलम का चार्ज, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं, जब मैं कहूंगा एक कूलम का चार्ज दौड़ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि कंडक्टर में एक्चुअल में कितना 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं। अब यहीं भी फील कर यार, थोड़ा सा फील करने की कोशिश कर कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? थोड़ी सी फील करने की कोशिश कर कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में तूने पढ़ा है, तूने तेको तो पता ही है कि यार जब कंडक्टर के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन को जब आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को जब चमाट मारा, मतलब वोल्टेज लगाया, तो वो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में दौड़ेगा और करंट को पैदा कर देता है। ये बातें तुझे पता होनी चाहिए और तुझे पता भी होंगी, बट उसी के साथ साथ तुझे ये भी पता होना चाहिए कि कंडक्टर के अंदर जो एक कूलम का जब चार्ज दौड़ेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। अगर तू बारीकी से इस वैल्यू को देखे तो 10⁻18 मतलब 10⁻6 का क्यूब, और 10⁻6 मतलब 1 मिलियन का क्यूब। अरे हाँ ना तो बोले यार, तुझे समझा कि नहीं यार? 1 मिलियन का क्यूब भाई साहब, 10⁻18 प्लस, बहुत बड़ी वैल्यू है यार। अच्छा ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चे आकर के तुम कमेंट में लिखोगे सर ये कैलकुलेशन कैसे है? भाई साहब बहुत मारूंगा मैं, कैलकुलेशन आना चाहिए तुझे, अगर नहीं आया तो लिख देना भाई, बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी के लिए तुझे ये सारी चीजें आनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक है? तो 1 मिलियन का क्यूब हो जाता है, बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब एक बात समझ कि जब एक इलेक्ट्रॉन दौड़ता है तो बहुत छोटा सा चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻19, बहुत छोटा सा चार्ज, मतलब बहुत छोटा करंट बनेगा। पर जब एक कूलम चार्ज दौड़ता है तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन को लेकर के, मतलब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब दौड़ेंगे तो एक कूलम चार्ज का इंपैक्ट जनरेट होता है। इसका मतलब अगर मैंने एक सेकंड में एक कूलम का चार्ज को दौड़ाया तो 1 एम्पीयर करंट बनता है, और 1 एम्पीयर करंट बहुत बड़ा करंट होता है। अरे हाँ ना तो बोले यार, एक सेकंड को अगर एक कूलम में दौड़ाया तो कितना होगा बताओ? एक सेकंड को अगर एक कूलम में दौड़ा दिया तो 1 एम्पीयर बनता है। और एक सवाल देता हूं तुम्हें, अगर एक सेकंड को जब एक इलेक्ट्रॉन को दौड़ाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, एक सेकंड में कितना चार्ज है? इलेक्ट्रॉन मतलब कितना चार्ज? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आ रही बात समझ में? तो इसको कैलकुलेट करके बताओ कि कितने एम्पियर का करंट बनेगा। कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। अरे हाँ ना तो बोले यार, तुझे समझा कि नहीं यार? क्या मैं फिर से रिवाइज करूं तेरे लिए? कोई डाउट तो नहीं यार तुझे? पक्का बारीकी समझा कि नहीं यार? इससे ये बात पता लगती है कि एक कूलम चार्ज बहुत बड़ा होता है, एक इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में है। तो तुम्हारा आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तुझे समझा कि नहीं यार? हाँ ना तो बोल, तुझे एमसीक्यू समझा कि नहीं? क्या तुझे चार्ज की ताकत पता लगी? एक इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा चार्ज और एक कूलम का चार्ज बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, ये तुझे पता होना चाहिए। अरे हाँ ना तो बोले यार, तुझे समझा कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बता दे। पक्का देख लिया यार एक बार? आई होप सारी बातें समझ में आ गई हो। पक्का? अरे श्योर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ठीक है, ठीक है, आगे चले, आगे 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 आगे, ठीक है, आगे की बात ऐसे करेंगे। तो अब हमने अगर ध्यान से देखा जाए तो हमने किसकी बात कर ली? हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर ली, हमने चार्ज के बारे में बात कर ली, ठीक है। ये सारी बातें करने ही अपने को ये बात पता होनी
चाहिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर ली, चार्ज के बारे में बात कर ली, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर ली, चार्ज बड़ा कौन सा होता है, छोटा कौन सा होता है। अब एक बात इसी में थोड़ा सा और आगे जाते हैं, डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग नहीं बताया। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या होता है? स्टैटिक मतलब रेस्ट, और इलेक्ट्रो मतलब क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक। सिंपल सा डेफिनेशन था, इसलिए नहीं बोला। 11th पढ़ चुके हो तो ये 12th के वीडियो में तो तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग पता है, इसलिए सारी बातें नहीं करी। मेन कंटेंट को ही फोकस किया जा रहा है। अब एक फॉर्मूले की बात करते हैं। यार एक बात बता, जब मैंने बोला कि 6 पॉइंट, थोड़ा बड़ा बनाता हूं, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, वाइट से बनाएंगे, वाइट से बनाएंगे। ध्यान से बारीकी समझना, अब एक टॉपिक होने वाला अपना, ठीक है। जब मैं कहता हूं कि 6.25, ये दिख रहा है कि नहीं कलर? बराबर दिख रहा है। 6.25 इंटू 10⁻18 का इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। यार इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारे झुंड में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं। एक बात बता, ऐसा तो नहीं ना कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक ही बॉडी के अंदर एक ही बार में आएंगे, एक दूसरे में समा करके बहुत बड़ा चार्ज बन जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा यार। अरे हाँ ना तो बोल, ऐसा तो नहीं होने वाला। होगा क्या कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन झुंड में दौड़ रहे होंगे, ऐसे दौड़ रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ ना तो बोल यार, ऐसे झुंड में दौड़ रहे होंगे ना यार। वो एक में समा थोड़ी नहीं जाएंगे कि एक में समा करके इतने बड़े चार्ज बन जाएंगे। अरे हाँ ना तो बोल यार, ऐसे दौड़ेंगे। ऐसे दौड़ने का मतलब क्या है बता? और ऐसे दौड़ने पे ये चार्ज ऐड कैसे हुआ? अगर मैं ऐसा बोलूं, इसका मतलब ये हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ये ऐड हो सकता है। इलेक्ट्रॉन कैन बी ऐड विद द हेल्प ऑफ इंटीजर। इंटीजर की मदद से इलेक्ट्रॉन को, चार्जेस को ऐड किया जा सकता है। तो 1 प्लस 2 कितना? 3, 3 प्लस 3 6 इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ ना तो बोल, तुझे समझा कि नहीं? इलेक्ट्रॉन कैन बी एडेड। अरे हाँ ना तो बोल, तुझे समझा कि नहीं यार? तो इस वैल्यू से जब मैंने बोला कि एक कोलम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये एक इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर की मदद से, अगर इंटीजर नंबर में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ऐड होता है। तो ये क्या हो जाएगा? इंटीजर n की वैल्यू, और ये इलेक्ट्रॉन e, और ये क्या हो जाएगा? ये मेरा चार्ज है, तो इसको मैं बोल दूंगा q। अरे हाँ ना तो बोल। तो मतलब जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में प्रेजेंट होता है। अरे हाँ ना तो बोल। इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन नहीं, इंटीजर। और इसी को क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तुझे समझा कि नहीं यार? हाँ ना तो बोल। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तुझे समझा कि नहीं यार? ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अरे बात समझ में, मैंने क्या किया, मैंने टॉपिक को, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो टॉपिक है उसको मैंने नीचे से उठाया और ऊपर तक हेडिंग तक लेके आ गया यार। कई बार टॉपिक का अगर स्टार्ट करने से पहले उस, जाहिर सी बात है, टॉपिक का नाम बताओ, हेडिंग ये होता है, ये होता है, यूनिट, फॉर्मूला, डायमेंशन, तो बताना आसान है। पर अगर मैं तुझे ये बता दूं, ये फील करवा दूं कि यार टॉपिक बना क्यों, और सवाल से लेकर के उठाऊं कि हाँ ये ऐसा सवाल है, ये ऐसा सवाल है, ऐसे ऐसे करके अगर उठाने की कोशिश करूं तो तुझे और ज्यादा मजा आने लगेगा। अरे हाँ ना तो बोल यार, तुझे समझ में आ रहा है कि नहीं? तुझे फील होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई साहब ये बात हो गई, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये एक जरूरी कॉन्सेप्ट था। बाकी और क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं? जो हमने लिस्ट बनाई वो लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। लिस्ट 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 हमने क्या क्या बनाई थी? यहाँ पे अपने लिस्ट है, हमारी लिस्ट। तो हमने चार्ज के बारे में पूरी बात कर ली। अब वैसे तो अगर मैं दिखाने जाऊँ, अगर मैं 11th की बात करूँ तो हमने 11th में ये भी पढ़ा है कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के क्या तरीके। एक होता है कंडक्शन, एक होता है इंडक्शन, एक होता है कंडक्शन, इंडक्शन, और एक होता है फ्रिक्शन। ये 3 तरीके से किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज डाले जा सकते हैं, चार्ज फैलाए जाते हैं, चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है। आ रही बात समझ में? चार्जिंग ऑफ बॉडी करके कॉन्सेप्ट था, जो चीज़ें हमने अभी के लिए हम लोग उसको नहीं रिकॉर्ड करने वाले। 11th का जब टॉपिक रिकॉर्ड होगा तो वहाँ पे हम 11th के हिसाब से पूरी बातें करेंगे, 11th के बच्चों के लिए जब आने वाले टाइम में। पर अभी के लिए 12th के हिसाब से तुझे ये सारी बातें आनी चाहिए। अभी के लिए जितना ये सारी बातें
आनी चाहिए और तभी जाकर के अपने को 12th का कंटेंट आएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो भाई साहब चलते हैं, शुरू करते हैं। तो अपने पेज पे आ जाते हैं, करंट पेज पे। ये पेज पे था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। इसके बाद अच्छा हम लोग को क्या स्टार्ट करना था यार, मैं तो थोड़ा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद हम लोग कॉलम्स स्टार्ट कर सकते हैं, कॉलम्स लॉ। वी कैन गो विद द कॉलम्स लॉ। अब कॉलम्स लॉ स्टार्ट करने से पहले अपने को, मैं तुझे रीजन देना चाहूंगा कि कॉलम्स लॉ पढ़ना क्यों जरूरी है। व्हाई वी हैव टू स्टडी द कॉलम्स लॉ। भाई क्या रीजन है, क्यों पढ़ना है सर, रीजन तो बताओ। अब रीजन बताना है तो एक सवाल तुझसे पूछता हूँ। सबसे पहले तो सवाल पूछेंगे, तो सवाल पूछेंगे तो पता लगेगा कि उसका जवाब कौन से टॉपिक में मिलने वाला है। तो सवाल क्या है ना, बहुत सिंपल सा सवाल है। तुझे पता है कि चार्ज जो होते हैं, ध्यान सुनना, तुझे पता है कि चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तुझे ये भी पता है कि पॉजिटिव चार्ज, इस प्लस क्यू को मैं पॉजिटिव बना सकता हूं, इसको मैं नेगेटिव बना सकता हूं। तुझे पता है कि पॉजिटिव, यहाँ पे ध्यान देना, पॉजिटिव, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करता है, दूर भागेगा, नेगेटिव नेगेटिव दूर भागेगा, पर पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होगा। अरे हाँ ना, तो बोल यार। अगर तू बारीकी से समझने जाए तो पॉजिटिव और पॉजिटिव जिस फोर्स से रिपेल होने वाला है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, दैट इज लाइक चार्जेस ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लाइक चार्जेस। और ये क्या था, अनलाइक था। अनलाइक क्या करता है यार, अट्रैक्ट करता है। और लाइक क्या करता है, रिपेल करता है। लाइक इज व्हाट, रिपेल। अगर लाइक रिपेल कर रहा है तो एक फोर्स है ना भाई जिसकी मदद से वो रिपेल कर रहा है। अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो एक फोर्स है ना भाई जिसकी मदद से वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर बारीकी से इस बात को समझो तो क्या फोर्स है, मतलब ये सारी बातें करने वाला कौन है, देखना बात बारीकी समझना मैं क्या कह रहा हूं। जब तुझे पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेगा एक फोर्स से, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स से, एक फोर्स से, एक फोर्स से। अरे हाँ ना तो बोल, तुझे समझा कि नहीं यार। तो अब सवाल सुन, कितने फोर्स से। बचपन से तू ये बात करते आया कि यार जो पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट और रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, ये सारी बातें तुझे पता है, तीनों केस। पर कितने फोर्स से रिपेल करेगा, कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ये सारी बातें भी तुझे पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारी बातें, एक काम करता हूँ, रफ नहीं करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे चले जाता हूँ। पेजेस की कमी अपने पास नहीं है। तो अच्छा हाँ, मैंने जो सवाल पूछा, मेरा सवाल ये था ना कि ये क्या नाम है, रिपेल कर रहा है पर कितने फोर्स से। तो ये फोर्स का ये जो जवाब है, ये जो जवाब देने वाला कौन है, कॉलम्स लॉ। इस वजह से कॉलम्स फेमस, और कॉलम्स की रिस्पेक्ट सिर्फ इतनी इस वजह से नहीं होती कि उसने चार्ज का यूनिट बता दिया, चार्ज की यूनिट बता दी कि भाई चार्ज कॉलम के फॉर्म में प्रेजेंट है, कॉलम के टर्म्स में, सिर्फ ये बताना ही सफलता नहीं था भाई। इसके वजह से आदमी कोई फेमस नहीं बन जाएगा, छोटी चीज। उसने ये भी बताया कि यार चार्ज कितने फोर्स से अट्रैक्ट होता है, कितने फोर्स से रिपेल करता है एक दूसरे को। हमारी बात सुन, ये सारे कॉलम्स की महानता है। आगे चलते हैं। तो कॉलम्स लॉ क्यों पढ़ना जरूरी है, हमने अब आपको बता दिया हुआ है। कॉलम्स में अगर स्पेलिंग स्पेलिंग गड़बड़ हो तो देख लेना यार, COUL होता है, फिर COLOUMBS, मेरे हिसाब से राइट है, बट फिर भी चेक कर लेना, स्पेलिंग में गड़बड़ हो सकती है मुझसे अगर हुई तो, नहीं तो कहीं तो नहीं होगी वैसे। अभी कॉलम्स लॉ तो बहुत ज़्यादा आसान था कि अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, हालांकि हमारे पास शेप है, मैं शेप ट्राई करूँ क्या, चल तेरे लिए शेप ट्राई करता हूँ। यहाँ से उठाया मैंने, एक शेप बनाया मैंने, छोटा सा प्यारा सा, ठीक, ठीक ठीक। पेन पे आ गए हम लोग। अच्छा, पेन पे हम लोग येलो ले लेते हैं। ये ले लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव जो होगा वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, बट कितने फोर्स से रिपेल करेगा ये बातें अपने को पता होनी चाहिए। इसको मैं बोल देता हूँ Q1, इसको मैं बोल देता हूँ Q2। अच्छा, जाहिर सी बात है कि अपने को पता होना चाहिए कि भाई डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे बनाएंगे, लाइन, लाइन यहाँ पे होगी, करेक्ट।
ठीक है, ये लाइन बना लिया। अब जाहिर सी बात है कि लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आर बोल दिया। आ रही बात समझने? अब इसको आर बोल दिया। अगर तुम बारीकी से समझो तो लॉ क्या बोलता है, लॉ सिर्फ दो बातें बोलता है। मान लेते हैं कि दो चार्जेस है। एक बात समझ, अगर दो भाई हैं, दो भाई बोलते दो दोस्त हैं, अब बीच में कोई लड़की आ जाती है तो दोनों में थोड़ा सा दूरियां आ जाती हैं, भाई लफड़ा होता है थोड़ा लड़कियों की फ्रेंड, ठीक है। अच्छा ओके, तो मतलब बुरा मत मान जाना, बट ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं। तो भाई साहब अगर एक लड़की आई और दोनों को वही पसंद आ गई, दोनों दोस्तों को, तो प्रॉब्लम तो हो ही सकती है भाई, गुंडे मूवी में ही दिखाया गया बराबर। और दूरियां बढ़ती है, रिपल्शन बढ़ता है, हाँ ना तो बोले यार। पर एक बात बता, वो जो रिपल्शन है, वो जो रिपल्शन और जो दूरियां बढ़ रही हैं, क्या वो डिस्टेंस के ऊपर मैटर करता है? जब वो दोनों डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो फटाक से मारना स्टार्ट कर देंगे एक दूसरे को, या फिर एक दूसरे से दूर जाएंगे, अगर दूर से देख ले तो रास्ता बदल देंगे। तो वो क्या हो रहा है, एग्जैक्ट होता क्या वहां पर? एग्जैक्ट कहानी तो यही होती है, एग्जैक्ट कहानी यही होती है सिंपल सी, कि भाई साहब दूरियां जो होती है, जो फोर्स होता है, वो डिस्टेंस के ऊपर मैटर कर जाता है। पहली बात तो मैं बोल सकता हूं कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के ऊपर फोर्स मैटर कर जाता है। दूसरा, मान लेते हैं कि वो दोनों दोस्त जो थे वो 60-60 किलो के थे। 60-60 किलो का मतलब उनका वेट कितना हो गया? 600 न्यूटन। वेट बोल रहा हूँ, वेट का मतलब यूनिट न्यूटन होता है, तेरे दिमाग में केजी डाला गया है, वो मास होता है। ना तो बोल यार। तो 600 न्यूटन, 600 न्यूटन अगर एक दूसरे से लड़ाई भी करेंगे तो एक दूसरे को सेम फोर्स से रिपेल करने वाले हैं। ना तो बोल, अगर वो सेम फोर्स से रिपेल करने वाले हैं, इट मींस कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेट मैटर करता है कि वो दोनों कितने फोर्स से रिपेल करेंगे। तो फोर्स मैटर कर जाता है उनके Q1 इंटू Q2 के ऊपर। ऐसे चार्जेस में भाई, 1 कूलम का चार्ज, 3 कूलम का चार्ज, 2 कूलम का मैटर कर जाता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पे, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर देखो लाइन कैसे बनती, कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मतलब ब्रैकेट ऑफ द डिस्टेंस। अरे हाँ ना तो बोल यार, उसके डिस्टेंस का स्क्वायर, स्क्वायर में इनवर्सली और प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड, ठीक है। दोनों फॉर्मूले को मिक्स कर दो। अगर मिक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर तो बारीकी से ध्यान दे, चल एक बात और बोलता हूँ, एक बात बता, फोर्स की वजह से ये दोनों हुआ कि इन दोनों की वजह से फोर्स हुआ? एग्जांपल देता हूँ। जब मैं बोलता हूँ कि सर्किट में वोल्टेज की वजह से करंट दौड़ रहा है, तो वोल्टेज की वजह से करंट बना कि करंट की वजह से वोल्टेज? अरे हाँ ना तो बोल, वोल्टेज की वजह से करंट बनता है भाई साहब, जिसकी वजह से वो राइट साइड जो बनता है वो लेफ्ट साइड। तो चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट डिस्टेंस की वजह से फोर्स डिसाइड होता है, फोर्स की वजह से वो सब नहीं डिसाइड होता। तुझे समझा कि नहीं यार? हाँ ना तो बोल। दुश्मन कितना पुराना है और उसको कितनी तेज से तू मारेगा, ये उस टाइम और उसके डिस्टेंस और दुश्मन पुराना कितना है, तो तुझे गुस्सा कितना है उसकी वजह से डिसाइड होता है। फोर्स की वजह से थोड़ी ना तुझे गुस्सा आता है कि हाँ मेरे पास, मैं तो 600 किलो का हूँ, मैं तो बहुत फोर्स लगाऊंगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ ना तो बोल, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? ठीक, तो बारीकी समझो। अच्छा, ये जो साइन होता है, ये साइन आपको कभी ये नहीं बता सकता। मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूँ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो तुझे दिखाई दे रहा है। बट अगर मैं तुझसे सवाल ये पूछ लूं, मैं तुझसे अगर ये सवाल पूछ लूं कि ये बता दे मुझे कितना, तुझे ये तो पता है कि यार F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 अपॉन R स्क्वायर, पर कितना? तो वो साइन कौन बताएगा? इक्वल बताएगा, इक्वल। और इसको उठा के K आ जाएगा, क्या आ जाएगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू K। अब K की वैल्यू क्या होती है बता देते हैं। K की वैल्यू होती है 1/4πε0। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एक फोर्स हो जाता है, मैग्नीट्यूड याद रखना होता है। दूसरा, इस फॉर्मूले को याद रखो। तीसरा, इस K की वैल्यू जो होती है 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये भी याद होना चाहिए। अरे हाँ ना तो बोल यार, ये बातें भी पता होनी चाहिए। सर ये K की यूनिट कैसे निकाले, देख, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि अगर K की वैल्यू ये है, तो अगर K की यूनिट निकालें, क्योंकि K के इक्वल में ये वाला यूनिट है ना भाई, ये यूनिट किसकी है? K की है ना भाई।
तो अगर ये निकालना है तो कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनना। के को ऐसे रख लो, एफ को उधर लेके जाओ, एफ आर को उधर लेके जाओ, आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, इसको उधर लेके आ गया, उसको उधर, ये तो बचपन की बातें हैं। तो फोर्स क्या होता है, न्यूटन। फोर्स क्या है तेरा बता, फोर्स क्या है तेरा बता, फोर्स है न्यूटन। आर क्या है, मीटर। आर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2, दोनों का यूनिट तो कोलम भी होने वाला, तो कोलम स्क्वायर। तो ये तरीका था यूनिट निकालने का, ठीक है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलो आगे चलें, अभी आगे का टॉपिक। अब ये बातें पढ़ा दी, यहाँ पे हमने यूनिट बता दिया, ठीक है। अब एक टॉपिक आता है वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कॉलम लॉ। क्या आता है, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ। अब ये टॉपिक आया कि मैं बताता हूँ। वेक्टर फॉर्म ऑफ बताने की जरूरत नहीं, बट फिर भी कर लेते हैं। कॉलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। भाई साहब यार एक बात समझो, ये जो चार्ज है, अगर तुम बारीकी से ध्यान दोगे तो इस पॉइंट पे जो Q1 है Q2 है, अगर तो बारीकी से ध्यान दे तो R डिस्टेंस पे जो Q2 है, Q2 ने Q1 को धक्का मारा, अरे हाँ ना तो बोले यार, अगर Q2 ने Q1 को धक्का मारा तो F ऑन 1 चार्ज 1 पे लगा, F ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। Q2 ने Q1 को धक्का मारा तो F ऑन चार्ज F1 दैट इज F1 लिख दिया। 2 ने धक्का मारा तो F1 ऑन ड्यू टू 2, इधर क्या हो जाएगा, F ऑन 2 ड्यू टू 1। Q1 ने भी सेम धक्का मारा, F ऑन 2 चार्ज 2 ड्यू टू 1, पर ये होता क्या है, F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21। भाई अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के सामने फिजिक्स में जब भी अपोजिट डायरेक्शन आएगा इसका मतलब होता है माइनस लगने वाला है। वेक्टर क्वांटिटी के सामने जब भी माइनस लगेगा तो याद रखना कि वो अपोजिट डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये बातें तुझे समझ में आ गई, पक्का कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं यार, हाँ ना तो बोले यार, कमेंट सेक्शन में बता दो सही यार, तुझे मजा आ रहा है कि नहीं यार, तुझे मजा आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके साथ साथ एक बात और करते हैं, जैसे तुझे बात पता लग गई, कॉलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म क्या करता है ना, सिर्फ और सिर्फ ये जवाब नहीं देता, वेक्टर फॉर्म एक फॉर्मूला और देता है। वेक्टर फॉर्म बताता है कि मुझे पता तो है कि मैग्नीट्यूड इसका सेम है, मैग्नीट्यूड मॉड में तो एफ मेरा सेम होने वाला है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर मेरा यही होने वाला है, मैं जानता हूँ, इस बात को मैं मानता हूँ। पर उसी के साथ साथ मुझे एक बात और पता होनी चाहिए कि अगर Q2 ने जब Q1 को धक्का मारा, Q2 ने जब Q1 को धक्का मारा तो सिर्फ और सिर्फ कितने फोर्स से मारा ये भी पता होना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ अगर F1 2 पे अगर लगा हुआ फोर्स लगाओगे तो कितना मिलेगा, Q1 Q2। जब डायरेक्शन की बात कर रहे हो, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन की बात की नहीं है, मैंने सिर्फ डायरेक्शन की, मैंने सिर्फ मॉड लेकर के, क्योंकि मॉड तो सबका सेम होने वाला है, मैंने डायरेक्शन की बात नहीं की। आर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, मैं डेरिवेशन नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे हो जाएगा आर क्यू और यहाँ पे आ जाएगा आर कैप। और अगर और बेहतर तरीके से लिखें तो ऐसे लिखेंगे, के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब, और यहाँ पे रहेगा R1 बार माइनस R2 बार का यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को तो तुम लिख सकते हो। हमेशा याद रखना जब भी डायरेक्शन की बात करूंगा तो यूनिट वेक्टर आता है, ये वेक्टर में पढ़ाया गया, अभी वेक्टर की बातें हम लोग करने वाले। सर ये R1 R2 कहां से आ गया, जब ये इसको धक्का मारेगा तो ये डिस्टेंस को R2 मान लिया जाता है, इसको मान लिया जाता है R1 जब ये इसको मारेगा, सिंपल। तो आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर और सिर्फ इसी की बात करते हैं, बाकी ये फॉर्मूला इसके ऊपर बेसिक अगर सीटी में सवाल बन गया तो बन गया सीटी में, अदरवाइज नहीं बनने वाला। हालांकि सीटी पॉइंट ऑफ व्यू तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, वेक्टर फॉर्म हो गया, कॉलम्स अपना ये कॉलम्स लॉ हो गया, वेक्टर फॉर्म्स हो गए। अब हम लोग मैं टॉपिक देख लेता हूँ कुछ, मतलब मैं ऐसी ये सोच रहा हूँ कि कुछ बेसिक ना छूट जाए, अपना कुछ भी बेसिक नहीं छूटना चाहिए, इसलिए मैं बार बार सोच रहा हूँ। कॉलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी एंड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी स्टार्ट कर सकते हैं, एंड वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कॉलम्स लॉ एंड चार्ज, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3
लाइन ऑफ फोर्सेस यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करके एक वीडियो को स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद पार्ट 2 में, सेकंड वीडियो में आपको ये वाली स्टार्टिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करें। अब सवाल पूछते हैं। अब जैसे अगर मैं ये तुझे दिखाना चाहूं और अगर मैं ये बोलने की कोशिश करूं कि जब मैंने यहाँ पे कोलम्स लॉ पढ़ाया, कहाँ पे पढ़ाया भाई, यहाँ पे पढ़ाया, जब मैंने कोलम्स लॉ पढ़ाया तो मैंने ये कुछ भी नहीं बोला कि मैंने चार्ज को कहाँ पे रखा हुआ है। मैंने मीडियम की कोई बात करी क्या यार? क्या मैंने कोई मीडियम की बात करी है? जब मैं मीडियम की बात करूंगा कि भाई मीडियम में मैंने उसी चार्ज को, अभी तो बोल सकते जब मैंने मीडियम की बात नहीं करी तो मान ले कि मैं, हो सकता है कि चार्ज को मैंने वैक्यूम में रखा या फिर चार्ज को मैंने फ्री स्पेस पे रखा, एयर में रखा। बट अगर जब मैं मीडियम की बात करूंगा तो हो सकता है कि मैं उसको पानी में रखूं, ग्लास में डालूं, वाटर में, माइका में डाल दूं, हनी में डाल दूं, ऑयल में डाल दूं, तो भाई साहब फोर्स कितना लगेगा जब मैं पानी में डालूंगा? हवा में रखा तो फोर्स अलग, पानी में डाला तो फोर्स अलग। अरे हाँ ना, तो बोले यार अलग अलग होने वाला है, तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए। तो भाई साहब चले, अभी 10 वाला पेज हो गया अपना, वेक्टर फॉर्म्स हो गया। बाकी वेक्टर फॉर्म के बारे में और कुछ बचा नहीं है, सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन होता है, सीधे फॉर्मूला होता है, अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद ये तो एक इंट्रो वीडियो तरीके से ही है भाई साहब। अब ध्यान दो, ये पार्ट एडिट कर देंगे। क्या था यार, वेक्टर फॉर्म, कॉलम्स लो, हाँ टॉपिक है रिलेटिव। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि मैं सीक्वेंसिंग वाली थोड़ी चीज़ें भूल जाता हूँ, इसमें थोड़ा कच्चा हूँ, इस बात को मानूंगा। बच्चों थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना इस बात को। अगर मैं लिखूंगा रिलेटिव परमिटिविटी, तो अरे हाँ यार मुझे ये भी कहना है कि जब मैंने ये कहा कि फोर्स कितना होगा, फोर्स कम ज़्यादा होगा मीडियम को चेंज करने पे, तो उस सवाल का जवाब देने के लिए एक टॉपिक बनता है, उस टॉपिक का नाम है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी दोनों एक ही नाम होता है, एक ही मतलब होता है। उसका महत्व यही, इसकी वास्तविकता में ये टॉपिक यही बताना चाहता है कि अगर फोर्स को तुम मीडियम में फोर्स कितना होगा, वैक्यूम में फोर्स कितना होगा, उसके साथ कंपेयर करके तुम ये सारी बातें पता कर सकते हो कि वैक्यूम में फोर्स ज्यादा लग रहा था उस चार्ज के ऊपर या फिर मीडियम के ऊपर कम लगा, ज्यादा लगा, ये सारी बातें कैलकुलेट कर सकते हो। अरे हाँ ना, तो बोले यार तुझे समझा कि नहीं यार? पक्का फिर से रिवाइंड करके देख ले एक बार, फिर से बैक करके देख स्लो में, जानबूझ के फास्ट बोला मैंने। रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका जो सिंबल होता है वो कहेंगे, इसको कहते हैं एप्सिलॉन आर, इसको कहेंगे के, दोनों होते हैं इक्वल। इस बात को याद रखें, सिंपल। अच्छा दिख रहा है, ठीक है। मोहब्बत में यूं हद को पार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। तुझे समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तुझे फील होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुझे सारी बातें आनी चाहिए। तो भाई साहब इस बात को याद रखो, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। इसका मीनिंग समझिए, इसका मीनिंग क्या होता है, फटाफट से लिखते हैं, फटाफट से समझने की कोशिश करते हैं। एप्सिलॉन को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसे कहते हैं परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक हाँ स्पेलिंग रॉन्ग, तुम लोग मजे ले लोगे मेरे। डाइलेक्ट्रिक, अरे यार ये प्रॉब्लम है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्लैश रिलेटिव परमिटिविटी। सर आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, एज ए स्टूडेंट अगर तू ये वीडियो देख रहा होगा तो तुझे, तेरे मन में डाउट आएगा कि सर एक बात बताओ, एक तरीका बताओ जिससे ये पता लग जाए, चार्ज को देख करके मुझे फील हो जाए कि चार्ज को मीडियम में रखा है कि वैक्यूम में रखा है, मीडियम में रखा है कि वैक्यूम में रखा है, मीडियम में रखा है कि वैक्यूम में रखा है, तुझे फील हो जाना चाहिए। कैसे फील हो?
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस चार्ज को, केस वन समझ ले, मैं इस चार्ज को मैंने इधर आर बता दिया, Q1 Q2 बता दिया, तूने फॉर्मूला लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये केस वन हो गया। केस टू क्या होगा बताओ? केस टू में क्या करोगे? दिखाई दे रहा है कि नहीं यार? दिखाई दे रहा है ना? हाँ, केस टू में क्या करोगे? यहाँ पे Q1 Q2 दिख रहा है, ठीक है, Q1 Q2 यहाँ पे R पर। अब इस बार जब फॉर्मूला लिखोगे तो ऐसा लिखोगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, इस बार एप्सिलॉन है, इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अरे हाँ ना तो बोल। अब इस दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? या डिफरेंस सिर्फ इतना है, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। एक काम करता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ येलो का है। येलो क्या है? यहाँ पे एप्सिलॉन है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर तू ध्यान से देखे तो क्या तुझे नहीं पता है? इस दोनों केसेस में तुझे पता ही नहीं कि चार्ज को कहां पे रखा हुआ है। मैंने कुछ बताया क्या? मैंने कुछ लिखा है क्या कि चार्ज कहां पे रखा हुआ है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। पर तुझे देख करके पता लगना चाहिए कि यार यहाँ पे क्या एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे क्या एप्सिलॉन नॉट। तो इस एप्सिलॉन नॉट को देखते ही F इक्वल टू 1/4 क्यों देखते ही पता लग जाना चाहिए कि यार एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या? मतलब ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या? फ्री स्पेस भाई साहब, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अरे हाँ ना तो बोल, तुझे समझा कि नहीं है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये देख करके पता लग जाना चाहिए कि इस चार्ज को रखा होगा, ये चार्ज, इसको देख करके पता लग जाना चाहिए कि ये रखा होगा वैक्यूम में या फिर मीडियम में। अरे हाँ ना तो बोलो यार, ठीक है। उसके बाद ये देख करके यहाँ पे एप्सिलॉन लिखा है, तो एप्सिलॉन मतलब क्या? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अरे हाँ ना तो बोलो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम यहां पर है भाई साहब, देख रहा है? तो ये जो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो है, ये देख करके पता लग जाना चाहिए कि जो चार्ज है वो चार्ज कहीं ना कहीं किसी ना किसी मीडियम में रखा हुआ है। ये पता होना चाहिए। फील हुआ कि नहीं यार? सर अगर ऐसा लिखा रहेगा तो सर ये बताओ, इसी चीज को मैं ऐसे लिखता हूं, अगर मैं लिख देता हूं F इज इक्वल टू 1/4 पाई, यहां पर लिख देता हूं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हाँ गड़बड़ हो रही है, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, नो डाउट। Q1 Q2 यहां पर लिख देता हूं एप्सिलॉन नॉट इंटू के। सर अगर ऐसा लिखा रहेगा तो सर क्या करेंगे, क्या समझेंगे सर? भाई साहब अगर एप्सिलॉन इंटू के लिखा हुआ है, इसका मतलब यही होता है एप्सिलॉन, इट मीन ये कहां पे रखा हुआ है? मीडियम में रखा है ना भाई, क्योंकि के जो है वो क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, और हर मीडियम की ये वैल्यू फिक्स होती है, हर मीडियम की ये वैल्यू फिक्स होती। तुझे समझा कि नहीं यार? फील होना चाहिए, तुझे समझा कि नहीं यार? हाँ ना तो बोल, पक्का ये वैल्यू हर मीडियम की फिक्स होती है, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है? चलिए आसान। आज तुझे ये सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, देख लो, एक बार देख लो अच्छे से यार, कोई दिक्कत है क्या? पक्का? हाँ ना तो बोल, चल ठीक है। इसका जो अगला टॉपिक होगा, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे जो अगला टॉपिक हम लोग करेंगे दैट विल बी, यहाँ पे क्या नाम है, चलेगा ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ इसमें देखो, लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम एंड क्या है, हाँ 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे। तो ये जो 3 टॉपिक है, मतलब ये जो 4 टॉपिक है, ये 4, अच्छा मेरा ओके 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 ओके, ये दब गया है। ये जो चारों टॉपिक है, ये चारों टॉपिक हम लोग अगली वीडियो में अपलोड कर देंगे, ठीक है? उसमें मदद आ जाएगी। तो जो तीसरा वीडियो नंबर 3 रहेगा,
वीडियो नंबर 3 में हम लोग ये लेके आ जाएंगे, वीडियो नंबर 3 में हम लोग ये 12th का गॉस एप्लीकेशन लेके आ जाएंगे बहुत ही मजेदार तरीके से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है।